क्या हाल है डेटा एंथुजियास्ट? वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन MCAL ग्लोबल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डेटा क्लीनिंग विथ पांडास। मेसी डेटा सेट्स, annoying मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स, कोई बात नहीं, हम सब ठीक करेंगे। By the end of this video, you will be a data cleaning ninja. तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, चेंजिंग डेटा टाइप्स, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग आउटलायर्स, एनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा और बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी फेवरेट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके, ठीक है। पर पहले हमें एक नई फाइल लेनी होगी। ये तो हमारी पुरानी फाइल्स है जो हमने की थी, ओके। फर्स्ट फाइल थी, सेकंड फाइल थी। तो आपको पता है कि इतने हमारे वीडियोस हो चुके हैं। अभी हम हमारी नेक्स्ट फाइल लेके उसमें हमारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे। ये एम्प्लॉय CSV हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ का डेटा सेट है, उसको यूज़ करेंगे। उसको आज हम क्लीन करेंगे पांडास के साथ। तो इसको क्विकली नेम दे देते हैं। आपको जो नेम ठीक लगे आप दे देना, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? 4th वीडियो है, तो ठीक है, 4th फाइल करके मैं इसको नेम दे रही हूँ। तो हमें पता है कि अभी लाइब्रेरीज़ को हम लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अलग है, इंपोर्टिंग का प्रोसेस अलग है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल है ना, पहले उसको देखो कि इसमें, पहले तो मैं एक कमेंट कर लिख लेती हूँ। अभी आपको पता है कि कमेंट क्या होती है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कोड है, मार्कडाउन है और रॉ था। कोड में हम लोग एक्चुअल कोडिंग करते हैं और मार्कडाउन में हम लोग अगर हमें कुछ हाईलाइट करके हमारी नोटबुक में लिखना हो तो फिर हम मार्कडाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी वो लाइब्रेरी है पांडास। अभी पांडास के साथ डेटा क्लीन करने वाले हैं तो पांडास तो चाहिए, और हर बार हमें पांडास लिखना ना पड़े इसीलिए हम लोग उसे एक छोटा सा अलाइज दे रहे हैं। उस अलाइज को हम लोग कहते हैं PD। आप कोई और भी शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको वो हर बार वही शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए अभी मोस्टली ये PD यूज़ करता है, इसलिए मैंने भी PD ही यूज़ कर लिया। नंपाई के लिए NP होता है। सीबॉन हमें किस चीज़ का एक्सेस देती है कि हम लोग विजुअलाइजेशन कर सके, ठीक है। और मैटप्लॉटलिब भी हमें चाहिए होगी। अगर हम सीबॉन ले रहे हैं तो प्लॉटिंग के लिए हमें मैटप्लॉटलिब भी चाहिए होगी। दोनों लाइब्रेरीज़ का अपनी अपनी जगह पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये हमने हमारी जितनी भी हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ है उतनी हमने इंपोर्ट कर ली है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अभी इसका यूज़ हमें पता है कि नंपाई किसके लिए होती है, पांडास किसके लिए होती है, सीबॉन किस चीज़ के लिए है और मैटप्लॉट किस चीज़ के लिए है। हमने डिटेल्ड में इन लाइब्रेरीज़ के बारे में हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है, राइट। तो चलो इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमें आउटपुट तो कुछ दिखने वाला नहीं है, ओके, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या, अभी ये हमने इसे इंस्टॉल नहीं किया इसलिए वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड वाला कंडीशन नहीं आने वाला, राइट। ये लाइब्रेरीज़ अपने आप में ही ओके है। अब इसको रन करने के बाद हमें कोई आउटपुट दिखने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेल मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पांडास लिए तो किसी को तो क्लीन करना है, राइट। हमें इसमें तो क्लीन करने के लिए हमें कोई तो डेटा चाहिए। हमने जब ओपन कर रहे थे तब हमारे पास एम्प्लॉयज़ की जो फाइल पड़ी थी वही यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्या किया है ना, उसी आप कहाँ से भी मतलब डेटा सेट अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डेटा सेट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास हम सर्वेज कर सकते हैं, हमारे पास गूगल फॉर्म्स होते हैं, किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैंने केगल इससे यहाँ से डेटा को लिया है, ओके। वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हमारे डाउनलोड्स में ये आ जाएगा, एक जिप फाइल आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करके ये जो लाइब्रेरीज़ हमारे पास जहाँ पे मौजूद है उसी फोल्डर में मैंने उस एम्प्लॉयज़ के डेटा को मूव किया है, ठीक है। तो अभी एक शॉर्ट फॉर्म डेटा के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म ये DF किया है, ठीक है। DF इस वेरिएबल में मैंने मतलब मैं उस डेटा को यहाँ पे स्टोर करूँगी, ठीक है। तो PD में पांडास में हमारे पास रीड CSV करके एक फंक्शन है, ठीक है। उसको रीड CSV को लेंगे, उसमें हमें पाथ मेंशन करनी होती है जहाँ पे भी हमारा फोल्डर है। अभी डायरेक्टली हम उस फोल्डर को जाके उसका कॉपी पाथ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी, पर याद रखना ये हमेशा सिंगल कोट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वो देना मत भूलना। और फिर स्लैश करोगे, स्लैश करने के बाद अगर आप टैब दोगे तो आपके सिस्टम में जितने फोल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है।
तो मेरे यूज़र्स में KSD इस वाले फोल्डर्स में मेरे पास स्लैश मतलब क्या है ना कि आप नेक्स्ट डायरेक्टरी में जा रहे हो, ठीक है। तो KS द्विवेदी के बाद हमारे पास ये देखो मैंने टैब प्रेस किया तो आपको वो ऑटोमेटिकली भी देगा कि आपको नेक्स्ट इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, तो उसमें से आपको ही तो देखो अभी मैंने पाइथन फॉर डेटा साइंस में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हमारी फर्स्ट फाइल थी वो किस एक्सटेंशन के साथ है वो यहाँ पे है। तो हमें चाहिए थी एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल, राइट। तो हम अभी उस एम्प्लॉयज़ के डेटा सेट को लोड करेंगे, उसको हमारे इस नोटबुक में लेंगे, उसको सिलेक्ट कर दो, उस पर एक बार टैप कर दो तो फिर वो आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने डबल बार इंस्टॉल की थी इसलिए इंपोर्ट की थी इसलिए वो ये हो रहा है 1 करके आए, ठीक है। उसको इग्नोर कर दो। तो इसको एग्जीक्यूट करना है हमें, ठीक है। तो DF प्रिंट कर दो, देखो हमारे पास इतना डेटा उसमें मौजूद है। मैंने ये जानबूझ के छोटा ही रखा है डेटा, ठीक, सिर्फ 10 लाइन का डेटा है, ठीक है ये, क्योंकि हमें क्लीन करना है और हमें समझ में आना चाहिए डेटा, इसीलिए मैंने ये छोटा ही रखा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग काम करेंगे तो तब हमारे पास इतना छोटा डेटा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो DF मतलब मैंने डेटा को प्रिंट किया है, तो देखो इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उनका ID, उनका नेम, उनका एज। अभी एज देखो, एज यहाँ पे उन्होंने डेसिमल में दिया है, फ्लोट पॉइंट में दिया है, तो वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो NAN मतलब कि नल, ये मतलब ये डेविड का एज मेंशन ही नहीं है। जब उनको फॉर्म दिया होगा तो डेविड ने अपना एज या फिर बर्थ डेट ये मेंशन नहीं की होगी, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो एक वैल्यू फिल ना हुई हो, इसीलिए वहाँ पे एम्प्टी है। तो डिपार्टमेंट में हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, सिटी में भी हमारे पास एम्प्टी वैल्यूज़ है, ठीक है। और एजुकेशन लेवल में हमारे पास क्या है, उनका बैचलर्स हुआ है, उनका मास्टर्स हुआ है, उनकी PhD हुई है, वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास छोटा सा एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो अगर हमें इस डेटा की इन्फॉर्मेशन अभी ऐसे देखेंगे तो ठीक है, हमारे पास 10 रोज़ है इसलिए हम इस डेटा को देख सकते हैं और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख के भी समझ सकते हैं, मतलब नेम है, ऑल सारी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। पर जब बड़ा डेटा हो, जब मतलब 200, 400, 1000 लाइन्स उतने रोज़ हो हमारे पास, तो क्या करोगे। तो अगर हमें सिर्फ पहली 5 रोज़ चाहिए या फिर बॉटम से अगर हमें सिर्फ 5 रोज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये df.head करके हमारे पास ये फंक्शन है और उसमें हमें वैल्यू पास करनी होती है कि हमें सिर्फ फर्स्ट 5 रोज़ इतना ही डेटा दिखाओ, डेटा सेट में से, फाइल में से हमें सिर्फ फर्स्ट 5 रोज़ का ही डेटा दिखाओ। तो फिर इसने सिर्फ फर्स्ट 5 रोज़ का डेटा ही हमें दिखाया है, ठीक है। तो देखो सिर्फ 5 लोगों का डेटा यहाँ पे आया है। अगर हम वैल्यू कम करेंगे, मतलब df.head में मैंने अभी 3 की वैल्यू पास की, ठीक है। 3 वैल्यू पास करने के बाद कितने, सिर्फ 3 रोज़ की वैल्यूज़ हमारे पास, मतलब पहले 3 एम्प्लॉयज़ की ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। वही दूसरी तरफ हमारे पास टेल करके भी ऑप्शन है। अभी ये हेड से हमारे पास आई है, मतलब फर्स्ट रैंक से हमारे पास आई है, तो हमें बॉटम से अगर देखना हो कि कौन से एम्प्लॉयज़ है लीस्ट, राइट, सबसे नीचे कौन एम्प्लॉयज़ है, सबसे बाद में कौन से आए हैं, वैसी चीज़ें जैसे अरेंजमेंट है अगर हमें देखने हो तो df.tail करके हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। उसमें भी हमें 4 की वैल्यू दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास इन्फो करके एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमें कॉलम्स, डेटा टाइप्स और मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में बताना है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और फिर पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लास क्या है कि पांडा, स्कोर और फ्रेम कौन सा है, डेटा फ्रेम। हमारे पास पांडाज में सीरीज़ और डेटा फ्रेम है, राइट। तो हमने डेटा किस में व्यू किया है, अभी तो डेटा फ्रेम में किया है, तो फिर वो बता रहा है कि डेटा फ्रेम है। नेक्स्ट रेंज, इंडेक्स रेंज क्या है, मतलब हमारे पास टोटल रोज़ 10 है और उनकी रेंज का है, उनकी इंडेक्स कैसे दी गई है, 0 to 9 की है, ठीक है। तो 10 एंट्रीज़ है और 0 to 9 की है। कॉलम कितनी है हमारे पास, टोटल 8 कॉलम्स है और फिर कॉलम्स के नेम्स दिए हैं यहाँ पे, ID है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी हमारे कॉलम्स के नेम है। उसमें नॉन नल का काउंट और डेटा टाइप बताया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो
अभी हमें ये तो पता है कि हमारे पास टोटल 10 एंट्रीज़ है हमारे इसमें, तो जहाँ पे भी 10 है नॉन नल के है मतलब वहाँ पर कोई भी वैल्यू उसमें मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो एज में एक मिसिंग वैल्यू है, हम यही से देख के पता लगा सकते हैं, राइट। उसमें 9 और नॉन नल कहाँ है, ठीक है। 9 मतलब अभी हमें ये तो पता है कि हमारे पास टोटल 10 एंट्रीज़ है, लेकिन वहाँ पर 9 कहा गया है। 9 कहा गया है मतलब एक वैल्यू कोई तो एम्प्टी है। वैसे ही सैलरी में भी हमारे पास एक एम्प्टी वैल्यू है, और किस में है ये सिटी में भी हमारे पास एक एम्प्टी वैल्यू है। डेटा टाइप भी आपने देख लिया, हमारे पास इंट करके आईडी में इंटीजर वैल्यूज़ है, ओके। एज में हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ है, वैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और उसमें कितनी वैल्यूज़ है, मतलब फ्लोट के हमारे पास 2 कॉलम्स है जिसमें फ्लोट टाइप ऑफ डेटा पड़ा है। इंटीजर टाइप का डेटा 1 कॉलम में है और ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा 5 कॉलम्स में है, ठीक है। तो उसकी मेमोरी यूसेज कितनी है वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। तो ये काम होता है df.info, df को बाजू में रखो, .info करके जो फंक्शन है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है हमारे डेटा सेट की या फिर आप जिसकी भी वैल्यू उसको पास कर दो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। ये एक समराइजिंग टाइप ही हो गया ना, राइट। तो हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं df.describe। अभी ये क्या करेगा, डेटा को डिस्क्राइब करेगा। डेटा की इन्फॉर्मेशन देना और डेटा को डिस्क्राइब करना ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़, जितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें न्यूमरिक टाइप का डेटा है, उन वैल्यूज़ का ये उसकी इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्राइब करेगा। तो आईडी में हमारे पास कितने काउंट है, मतलब पहले ये इसका काउंट बताएगा, फिर मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स जितनी है ना, उनके ही बारे में ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो काउंट आईडी में हमें पता है, काउंट पूरी की पूरी आईडीज़ है, ठीक है। 10 एंट्रीज़ है और 10 काउंट है उसका। और फिर एज में हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू थी, इसलिए इसका 9 काउंट बताया है। सैलरी में भी हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है। अभी हमने ये डेटा को देख के बता सकते हैं इसीलिए, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को हैंडल करना भी हम लोग सीखने वाले हैं अभी, थोड़ा सब्र करो बस, ओके। सैलरी में भी कितना काउंट है, उसका आईडी का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, उसमें 101, अभी आईडी स्टार्ट ही हो रहा है 101 से, राइट। तो एज में मैक्सिमम एज क्या है, 23 है, और सैलरी में मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, 45,000, ये मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है। नेक्स्ट उसका 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें जब हम लोग उसमें एरर्स, आउटलायर्स निकाल रहे हो तो फिर हमें ये 25th, 50th, ये सारे परसेंटाइल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे जब हम IQR पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी बता रहा है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। सैलरी में भी देखो, अभी आप लोग मिनिमम सैलरी तो 45,000 थी और यहाँ पे देखो कितनी सैलरी है, तो वो एक आउटलायर हो सकता है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा को डिस्क्राइब किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रिंग्स पे काम नहीं करेगी, राइट। ये काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स पे काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए अभी देखो, कोई किसी में अगर किसी के नेम्स पड़े हैं तो नेम्स का क्या काउंट दोगे तुम, ठीक है। टोटल नेम्स इतने हैं हमारे पास, ठीक है, हमें वो एक 10 में आ गया, लेकिन उसका मीन कैसे निकालोगे। मीन तो एक फॉर्मूला है ना, राइट। मीन का एक फॉर्मूला होता है कि हमें सभी चीज़ें ऐड करनी है, फिर उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है, राइट। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स में वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका हम लोग मीन नहीं निकाल सकते, उसका 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें निकालना मुश्किल होता है, राइट। तो इसीलिए सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स यहाँ पे ली गई है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे डेटा में नल वैल्यूज़ कितनी है। अभी हमें ये देख के तो पता चल ही गया है, लेकिन जब सोचो कि हम जब बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो वहाँ पे हम लोग एक एक कॉलम, एक एक रो ऐसे नहीं देख सकते, राइट। और सिर्फ फर्स्ट 5 रोज़ को देखेंगे तभी भी वो नहीं आ सकता। तो हमारे पास ये इजनल करके भी फंक्शन है और फिर डॉट सम करके है। अभी डॉट सम क्या करेगा, उस सब का एक काउंट हमें वापस देगा, ठीक है। सिर्फ इजनल करोगे तो आपको कितनी नल वैल्यूज़ है टोटल में आपको मिलेगी, पर अगर आप डॉट सम करोगे तो आपके पास आईडी में कितनी है, नेम में कितनी है, एज में कितनी है, तो वैसे हम लोग देख सकते हैं। अभी इसने हमें कैलकुलेट कर लिया, हमने डायरेक्टली ये पता लगा लिया कि हमारे एज में एक है नल वैल्यू है, फिर सैलरी में है और फिर सिटी में भी है, ठीक है।
डॉट सम की वजह से हमें ये काउंट भी मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए डॉट सम भी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉट सम ना भी करो तो भी हमें काउंट मिलने ही वाला है, लेकिन वो एक बल्क में मिलेगा, ठीक है, हमें टोटल में पता नहीं चलेगा किस कॉलम में एक्चुअल में वो नल वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऐसे देख कर भी पता लगा सकते थे, राइट, एज में है और फिर सैलरी में भी हम लोग देख रहे हैं, सिटी में भी है, ठीक है। सैलरी का और एज का हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, मीन मीडियन कुछ ऐसा करके फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू हम लोग फिल करेंगे। लेकिन वही टेक्स्ट में क्या करोगे, टेक्स्ट में तो फिर मीन मीडियन वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, राइट, और सिटी में तो टेक्स्ट वैल्यू है, तो फिर वो भी हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं इन नल वैल्यूज़ को हटाने के लिए, ठीक है, 3 ऑप्शंस नहीं लेकिन 3 अज्यूम्पशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि हम लोग उनको रिमूव कर सकते हैं, बट ये ठीक नहीं है, हम डेटा लूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मतलब अगर कोई एक डिफ़ॉल्ट कॉमन वैल्यू हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिक्वायर्ड है उन्होंने देनी चाहिए, राइट। अगर उन्होंने ना दी तो क्या करोगे। तो फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स मतलब क्या कि मीन मीडियन मोड, पर ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स पे यूज़ करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग हमारा डेटा सॉर्ट करेंगे। पहले अभी मैं एक कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो डीएफ में अभी मैं इसको कोड को क्विकली समझाती हूँ आपको, फिर बाद में इसका आउटपुट भी देखेंगे। तो डीएफ में हमारे पास कितने इसमें एम्प्टी वैल्यूज़ थी, एज में थी, सैलरी में थी और सिटी में थी, ठीक है। उन कॉलम्स को लो, उन कॉलम्स को लेने के बाद हमारे पास फिल ना करके एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे। फिल ना ये लिया हमने, ठीक है। फिल नल इसमें क्या है हमारे पास, उसको फिल नल कहते हैं, ठीक है। तो फिल नल में हमें देना होगा कि हमारे डेटा सेट में से एज में एक एम्प्टी वैल्यू है, तो उसको क्या करोगे, उसका मीन का निकालो और फिर जो भी एम्प्टी वैल्यू थी उस पर उसका मीन ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमने सैलरी के साथ क्या किया है, यहाँ पे हमने मीन यूज़ नहीं किया है, मीडियन यूज़ किया है। अभी मीन क्या है कि सभी को कैलकुलेट करो और फिर उनके काउंट ऑफ नंबर्स जितने काउंट है उस एक नंबर से उसको डिवाइड कर दो, तो ये मीन निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 10 है और उस 10 में से सभी का एडिशन करके फिर उसको डिवाइड कर दिया हमने एज में। वही सैलरी में हमने क्या किया है, मीडियन यूज़ किया है, राइट। मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमने उसको में मीडियन का ये यूज़ किया है कि सैलरी का मीडियन निकालो और उसको उस एम्प्टी वैल्यू में फिल करो। वही सिटी में हमने क्या किया है, जो भी नल वैल्यू थी वहाँ पे, जो भी नल ब्लॉक था वहाँ पे हमने अननोन ऐसे फिल कर दिया है। वहाँ पे देखो सिर्फ एम्प्टी वैल्यू फिल करनी है, एक वैल्यू एम्प्टी है तो भी हमारा डेटा, अगर बाकी के है ओके बाकी के सारे डिटेल्स है तो 1% का ये आ सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन हमारा 99% राइट आ सकता है, राइट, जब हम इस डेटा को क्लीन करेंगे। तो 99% अगर हम प्रेडिक्शन सही ला रहे हैं तो अब, और डेटा साइंस का काम ही ये होता है, कोई भी डेटा प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होता है, 100% क्लीन डेटा नहीं होता है, पर एटलीस्ट हम 99% तक तो आ ही सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने इसको अननोन करके फिल कर दिया। अगर हमें कोई ये मिले, ऑप्शन मिले, या फिर उन्होंने कोई भी लोग जो हमें ये डेटा दे रहे हो, अगर उन्होंने कहा कि एम्प्टी वैल्यूज़ हो या फिर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दे तो हम उससे भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको फिल करना, उसको एम्प्टी नहीं रखना है हमें। तो इसीलिए एम्प्टी रखोगे तो हमें वो एरर्स देगा बाद में। तो हमने फिल नल का यूज़ करके इन तीनों जो भी एम्प्टी वैल्यूज़ थी उनको फिल किया है, ठीक है। फिल नल से हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, राइट, ये हमने सीखा। हमने एज के लिए मीन, सैलरी के लिए मीडियन और सिटी के लिए अननोन वैल्यू सेट कर दी है। अब हर एम्प्लॉयज़ का एज, सैलरी और सिटी सेट हो गया है, राइट, तो नो मोर ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे नेम जब देखोगे तो फर्स्ट नेम जो है एलाइस, वही नेम 108 जो आईडी है वहाँ पे भी है, ठीक है, एलाइस। तो उसकी सैलरी देखो, एज देखो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिमूविंग डुप्लीकेट्स में हमारे पास डुप्लीकेटेड करके ये जो फंक्शन है उसको करेंगे और फिर काउंट करेंगे। काउंट के बाद डायरेक्टली हम लोग उसको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है। तो वो हमें वैल्यू भी दे देगा। अभी जब हम उसको रिमूव का ऑप्शन लगाएंगे तो वो 0 ही देने वाला है, ठीक है। तो प्रिंट डुप्लीकेट्स रोज़, ये तो सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट में दिया है, ओके।
और फिर DF में ड्रॉप नल। ड्रॉप नल मतलब क्या होता है ना कि वो जो भी वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देगा। तो अब यहाँ पे ड्रॉप नल नहीं किया है हमने, ड्रॉप डुप्लीकेट्स किया है। डुप्लीकेट जो भी होंगे वो उसका काउंट देगा पहले तो, और फिर उसको रिमूव भी कर देगा। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू क्या होता है ना कि ये हम हमारे ओरिजिनल जो डेटा है, ओरिजिनल जो CSV फाइल है हमारी, उसी में हम लोग ये चेंज करा रहे हैं, ठीक है। मतलब बाद में जब हम डेटा प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली। ये जो इन प्लेस ट्रू है वो जो ओरिजिनल डेटा है उसी में ये चेंज कर दो जो हमने चेंज मेंशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है तो फिर उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें ओरिजिनल डेटा सेट में नहीं चेंज कराना है तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू मत करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके है, डुप्लीकेटेड करके भी फंक्शन हमारे पास है जिसका हम लोग अगर काउंट चाहिए हो तो हम डॉट सम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का कंसेप्ट है। तो नो मोर क्लोन्स, अगर कोई एम्प्लॉई 2 बार आया था तो हमने उसका डुप्लीकेट हटा दिया है। अच्छा, क्लीन डेटा इक्वल्स टू हैप्पी डेटा। क्या सीखेंगे कि किसी के डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो अभी इंटीजर, फ्लोट, ये सारी चीज़ें ठीक है, ओके, स्ट्रिंग्स एंड ऑल ये सब ठीक है, लेकिन सभी का डेटा टाइप हमें पता नहीं है। तो अगर हमें किसी का डेटा टाइप चेंज कराना हो तो कैसे करोगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास ज्वाइनिंग डेट करके एक कॉलम है, तो हमने उसको क्या किया है, अभी डेट है तो उसका डेटा टाइप भी हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है। टू डेट टाइम, डेट टाइम करके हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट मतलब डिफाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट करके ऐसा डेटा टाइप तो हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो फिर उसको हमें प्रॉपरली डेट इसमें लाना है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट को हमने डेट टाइम का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, उसको, और फिर ज्वाइनिंग डेट ये मेंशन कर दिया है। मतलब डेट टाइम ये इसमें कन्वर्ट किया है, वो उसको डेट टाइम वाला जो डेटा टाइप है उसको हम लोग, उस कॉलम को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट हमें बता रहे हैं कि इसमें हमारी ऐसी वैल्यू है तो इसको चेंज कर दो भाई, ठीक है। वही हम लोग सैलरी का भी देखो तो फ्लोट करके है, ठीक है। सैलरी हमें इंटीजर में चाहिए तो फिर हम लोग उसको एज टाइप का फंक्शन करेंगे। यहाँ पे सैलरी का हम लोग चेंज कर रहे हैं, फ्लोट टू इंटीजर कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग डेट का क्या है ना कि हम लोगों ने उसको मेंशन नहीं था, उसको हमने बताया कि इसका डेटा टाइप डेट टाइम है, ठीक है। तो चेंज करना और फिर मेंशन करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, राइट। तो इसीलिए सैलरी का हमने क्या किया है कि उसको चेंज किया है, और ज्वाइनिंग डेट का हमने क्या किया है, मेंशन किया है कि ये डेट टाइम वाला है, ठीक है। तो जब हम आगे फिर से df.info करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अभी इसका डेटा टाइप भी चेंज हो चुका है और सैलरी का भी डेटा टाइप चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी आउटलायर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं ये आउटलायर्स, और इनको रिमूव करने के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो आउटलायर्स हमारे एनालिसिस को गलत बना सकते हैं, तो चलो उन्हें डिटेक्ट करते हैं और फिर निकाल के फेंक देते हैं। पर कभी कभार क्या होता है ना कि कोई गलतियाँ अच्छी भी होती है, कुछ गलतियों से हम लोग सीखते हैं। तो आउटलायर्स हर बार बुरे ही हो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्लॉट करना पड़ेगा, तो फिर मैं वो करती हूँ क्विकली और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पे सीबॉर्न लाइब्रेरी ली है। सीबॉर्न लाइब्रेरी में से मैं बॉक्स प्लॉट यूज़ करूँगी। बॉक्स प्लॉट क्यों, क्योंकि वो आउटलायर्स डिटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट को पढ़ते कैसे है और बॉक्स प्लॉट के बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। इससे आगे हम लोग एडवांस्ड ये करने वाले हैं, ठीक है, पांडाज में से ही क्लीनिंग, और फिर उसके आगे विजुअलाइजेशंस पढ़ेंगे। तो विजुअलाइजेशंस में मैं आपको सारे प्लॉट्स के बारे में बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी के लिए सीबॉर्न में से मैंने बॉक्स प्लॉट लिया है, और उसमें क्या है, बॉक्स प्लॉट में हमें एक्स की वैल्यू मेंशन करनी पड़ती है। हमें सैलरी में से आउटलायर्स देखने हैं, तो फिर सैलरी में कौन सी वैल्यू है जो आउटलायर्स है, तो वो ये दिखाएगा अभी। तो इसको प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद अभी ये जो हो गया है, ठीक है, एक्स के लिए मैंने वैल्यू दी है, सैलरी में से हमें आउटलायर्स चेक करने। इसको प्लॉट करते हैं, plt.show करेंगे तो फिर उसको वो विजुअलाइजेशन हमें दिखेगा, ठीक है।
मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। सैलरी में देखो किसी की सैलरी है 50,000, 45,000, 52, ये सारी ओके है, ठीक है, रेंज ये सारी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम 8th और 9th इंडेक्स पे आएंगे तो वहाँ पे देखो 45 और ये जो 10 है वो सैलरीज अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मे बी वो उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उन एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो हम इसको आउटलायर्स ही देखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि आउटलायर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। ये डेटा को हम देख के समझ रहे हैं कि उसमें आउटलायर्स प्रेजेंट है, पर जब हमारे पास बड़ा डेटा हो तब हम लोग ऐसे देख के नहीं कह सकते कि ये आउटलायर है। तो इसीलिए हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट का ऑप्शन होता है। बॉक्स प्लॉट होता ही इसीलिए है कि हम लोग आउटलायर्स ईजिली डिटेक्ट कर सके, इसीलिए। तो अभी इसको प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारे पास आउटलायर्स डिटेक्ट करने का तरीका है। ये जो छोटी लाइंस है ना, 2 लाइंस है, ब्लू बार के बाहर थोड़ी सी जो लाइंस है वो ठीक है, उसमें जो भी डेटा है वो ठीक है। और ये जो 2 डॉट्स देख रहे हो, सर्कल्स देख रहे हो छोटे, वो आउटलायर्स होते हैं, ठीक है। वो अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है जो हमारे डेटा में है, तो उन्हें आउटलायर्स कहा जाता है, ठीक है। पर हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आउटलायर्स ही हो, वो कुछ और रीजंस से भी बाहर आ सकते होते हैं, ठीक है। और एक रेंज होती है पर्टिकुलर, उस रेंज से वो लोग बाहर हैं। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, चलो उन्हें इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब IQR मेथड जो है उससे हटा देते हैं। तो हमारे पास ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, मतलब क्या होता है ना कि हमारा डेटा 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास Q1, Q2, Q3 और Q4 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 25% ऑफ डेटा होता है, सेकेंड क्वार्टर में हमारा 50% ऑफ डेटा होता है, थर्ड क्वार्टर में हमारा 75% और फोर्थ क्वार्टर में 100% ऑफ डेटा होता है। तो ऐसे डेटा को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग सैलरी में से ये जो आउटलायर्स रिमूव कर रहे हैं तो IQR से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सैलरी इस फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या है, 25th परसेंटाइल दी है हमने, और ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल में 75th परसेंटाइल ये दी है, हमने मेंशन की है। हमने जब डिस्क्राइब करे था तभी भी हमारे पास 25th 75th वो वैल्यू भी हमें दी थी, राइट, 50%। तो फिर IQR का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1। और फिल्टर्ड डेटा हम फिल्टर्ड डेटा मतलब क्या है ना कि ये इसके बाद जब सैलरी में से आउटलायर्स निकल जाएंगे और क्लीन हो जाएगा तो वो सारा डेटा हमने फिल्टर्ड डेटा DF इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है ना कि हमें 1.5 इंटू IQR करना पड़ता है, फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करना पड़ता है, ओके, उससे, और फिर सैलरी को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब थर्ड क्वार्टाइल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसका डिटेल्ड फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे, जब हम पढ़ेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें और भी आने वाला है और उसको हमें डिटेल में समझना भी है। पर इसका फॉर्मूला पहले क्या है कि DF सैलरी अगर ग्रेटर हो, ठीक है, एक 25th परसेंटाइल है, Q1 से ग्रेटर हो तो फिर वो मतलब आगे जा रही है, राइट, 15 सेकेंड क्वार्टाइल में जा रही है, ठीक है। तो फिर वो माइनस करो 1.5 से इंटू IQR करो और फिर ऐड करो, और फिर थर्ड क्वार्टाइल का भी है, सैलरी अगर लेस है थर्ड क्वार्टाइल से तो फिर उसको ऐड करो 1.5 से और फिर IQR से मल्टीप्लाई कर दो। ये करने के बाद फिल्टर डेटा में ये करो, फिर ओरिजिनल डेटा में हमें इस फिल्टर डेटा में जो भी आएगा उसको हमें फिर से ओरिजिनल डेटा में भी लाना है। इन प्लेस टू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन प्लेस टू करना गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, DF में फिल्टर डेटा वाली कॉपी डाल दो, ठीक है। तो उससे भी वो जो हम आउटलायर्स रिमूव करेंगे वो हमारे ओरिजिनल डेटा में भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी जब सैलरी देख रहे हो तो यहाँ पे सैलरीज़ की रेंज बहुत ज़्यादा ही आउटलायर्स टाइप नहीं दिखा रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं दिखा रही है। तो अभी भी आप इसका सेकंड डेटा का भी आप लोग क्या कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट प्रिंट कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि वो जो 2 डॉट्स आ रहे थे वैसे डॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं एनकोडिंग के पास, पर पहले क्या करेंगे, आउटलायर्स को गुड बाय कह देते, ठीक है। अब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा स्मूथ भी लग रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनकोडिंग के बारे में। ये एनकोडिंग क्या होती है, देखो ये जो हमने सारा कोड लिखा है या फिर अब तक जो हम करते आ रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स के नेम एंड ऑल, वो सब कुछ फॉर्मूलाज एंड टेक्स्ट, वो सब हमें समझ में आ रहा है। पर यही सब चीज़ें क्या कंप्यूटर को या फिर क्या सिस्टम को समझ में आ रही है, तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, राइट। उसको ज़ीरोज़ एंड वंस इसमें नंबर्स में समझ आता है, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो भी नेम्स है, जो भी टेक्स्ट में है, जो भी स्ट्रिंग्स में है, उसको हम लोग क्या करते हैं,
एनकोड करते हैं। इसको हम कहेंगे कि टर्निंग वर्ड्स इनटू नंबर्स। मतलब मशीन्स को तो टेक्स्ट जैसे HR या फाइनेंस ये सारे टेक्स्ट तो समझ में नहीं आते, तो हम उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे एक कोड लिखूँगी, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्या करता है, ठीक है। एनकोडिंग मतलब क्या होगा ना कि वो जो भी हम लिखेंगे उसको वो कैटेगराइज कर देगा। कैटेगराइज किस में कर देगा? ज़ीरोज़ और वंस में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक वेरिएबल हमारा डेटा लिया है हमने, DF में हमारा डेटा है, हमारे पास पांडाज में गेट डमीज़ करके एक ऑप्शन है, मतलब गेट डमीज़ करके एक फंक्शन है। उस गेट डमीज़ को हमने बुलाया, उसको हमने कहा कि ये देखिए हमारा डेटा है DF, ये हमारा डेटा है, उसमें कौन कौन सी कॉलम्स है जिनको हमें कन्वर्ट करना है, इनकोड करना है। तो हमने पूरा डेटा इनकोड नहीं किया है, ओके। तो कॉलम्स हमने दी, जैसे कि हमारी सिटी है, हमारा डिपार्टमेंट है, उसको हमें कन्वर्ट करना है, इनको हमने ले लिया, ठीक है। ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। मतलब क्या है ना कि देखो, जब हम ये जो इंडेक्स देख रहे हो आप लोग 0 1 2, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो उस इंडेक्स को कैलकुलेट, मतलब अभी के लिए जब ये कन्वर्ट कर रहा होगा तो वो इंडेक्स को कैलकुलेट मत करो, क्योंकि वो इंडेक्स को क्यों कैलकुलेट करना, क्योंकि वो हमारा मेन डेटा नहीं है, राइट, इसीलिए। तो फिर हमारे पास स्काइलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, स्केलर्न एक लाइब्रेरी है, ओके। स्केलर्न हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम लोग एनकोड कर सकते हैं। ये इनको हम लोग टेक्स्ट की वैल्यूज़ को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्काइलर्न में से हमारे पास प्री प्रोसेसिंग एक उसमें फंक्शन है और उसमें मिनी लाइब्रेरी है, ऐसे कह सकते हैं, ओके। तो प्री प्रोसेसिंग एक लाइब्रेरी है, उसमें से हमने क्या इंपोर्ट किया है? लेबल एनकोड, ये हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। लेबल इनकोड ये हमने ये किया, इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर किया। उस वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर? एनकोडर। ये हमने लेबल एनकोडर को एक वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। फिर हमने एजुकेशन लेवल ली, उसको फिट ट्रांसफॉर्म की मदद से हम लोग वो फिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सभी चीज़ें। तो हमारा डेटा अभी के लिए एनकोड हो चुका है, ठीक है। एनकोड मतलब ज़ीरोज़ एंड वंस इस फॉर्म में आ चुका है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में आ चुका है। तो इसकी मदद से हमारा ये जो डेटा है वो हमारी सिस्टम समझ सकती है। अगर आपको एनकोडिंग एक्चुअल में कैसे होती है उसका लॉजिक जानना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो फिर अब हर कैटेगरी को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है और रेडी फॉर मशीन लर्निंग उसको कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा पूरा डेटा प्रिपेयर्ड है, स्मॉल पोर्शंस में ही क्यों ना हो, लेकिन प्रिपेयर्ड है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हमें इस पर और भी काम करना है, लेकिन अभी के लिए क्या करेंगे, हमने जो भी डेटा वो क्लीन किया है, सॉर्ट किया है, एनकोड किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार एक दूसरी CSV फाइल में स्टोर करेंगे, क्योंकि अभी ओरिजिनल डेटा में हम लोगों ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। एम्प्टी वैल्यूज़ ड्रॉप किए हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव किए हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। तो हम अभी इसको, हमारे पास पांडाज में क्या होता है ना, 2CSV करके भी एक फंक्शन है, उसको लेंगे और उसमें जो हमें नेम देना है हमारी जो फाइल को, वो हम क्लीन एम्प्लॉयज़ करके दे देंगे। और फिर जिसमें भी आपको स्टोर करना है, मतलब CSV हो, एक्सेल हो, और भी कोई तो फाइल एक्सटेंशन हो आपको उसमें स्टोर करना हो, तो आप लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास वो आप नेम दे देना, ये फाइल जिसमें अभी ये नोटबुक जिसमें है उसी फोल्डर में ये क्लीन CSV एम्प्लॉयज़ जो भी है वो स्टोर होगी, ठीक है। इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स मतलब क्या है कि हमें जो इंडेक्स इसने अभी मेंशन किए है वो हमारी ओरिजिनल इसमें नहीं थे, हमारे पास सिर्फ ID से डेटा स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 ये सब इसने खुद से दिया है, वो इंडेक्सेस खुद से मेंशन किए हैं। तो हमें ये इंडेक्सेस हमारे जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें नहीं चाहिए, हमारे पास IDs है, हम उन्हीं ID से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया है। देखो उसी फोल्डर में ये हो जाएगा, यहाँ पे आप जुपिटर पे क्लिक करोगे और जिस फोल्डर में आपकी ये नोटबुक अभी के लिए ये जो नोटबुक ओपन थी उसमें आप देखो ये हमने जो क्लीन CSV एम्प्लॉयज़ ये जो फाइल क्रिएट की थी वो उसमें स्टोर हो चुकी है। तो हमारे पास एक सुपर क्लीन डेटा सेट है रेडी फॉर एनालिसिस। बस अब तुम एक डेटा क्लीनिंग निंजा बन गए हो, तुम्हारे डेटा सेट्स तुमसे डरेंगे और तुम्हारे एनालिसिस तुमसे प्यार करेंगे। बट वेट, मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ। तो आपको क्या करना है इस असाइनमेंट में, कोई भी डेटा सेट लोड करना है, ठीक है।
कौन सा भी डेटा सेट आप लो, आपको कैगल में से बहुत से डेटा सेट्स मिल जाएंगे। उसमें से मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स और आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करो और फिक्स करो। कैटेगरिकल कॉलम्स को नंबर्स में कन्वर्ट करो और अपना अप्रोच कमेंट्स में बताओ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और मुझे कमेंट्स में अपने सजेशंस बताओ। अगर आपको लगता है कि अगला टॉपिक ये होना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, अपने डेटा को क्लीन करो। अपने रूम को तो क्लीन नहीं करते होगे, लेकिन अपने डेटा को ज़रूर क्लीन करना, क्योंकि वो हमें बहुत सी मदद करेगा हमारे आगे आने वाले कोडिंग्स में।